नमस्कार भाइयों, रामबाण एकेडमी के YouTube चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। भाइयों, आज हम जीके का मिक्स टॉपिक ले रहे हैं क्योंकि कई भाइयों ने कमेंट किया कि भैया एक वीडियो मिक्स जीके की भी होनी चाहिए। तो आज की जो टॉपिक है वो है मिक्स जीके। तो मिक्स जीके का मतलब अब हम सभी सब्जेक्ट से अलग अलग क्वेश्चंस उठाएंगे। तो शुरू करते हैं भाई। देखिए भाई, पहले जब बात करते हैं तो अगर हम ग्लोब की बात करें, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। तो इधर की तरफ जो नॉर्थ पोल होता है और यहां पर जो है साउथ पोल है, ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल के आसपास का जो एरिया है उसे बोलते हैं हम आर्कटिक, और जो साउथ पोल के आसपास है वो है अंटार्कटिका। तो बहुत सारे भाई ऐसे भी हैं जो इनमें भी कंफ्यूज होते हैं। आर्कटिक, अंटार्कटिका और एक अटलांटिक महासागर है, तीनों नाम एक से हैं, कंफ्यूज मत हो जाना भाई। तो अभी हमने बताया नॉर्थ पोल के आसपास है आर्कटिक, साउथ पोल के आसपास है अंटार्कटिका। अभी हम पहले बात करते हैं अंटार्कटिका, यानी दक्षिणी ध्रुव की तरफ अंटार्कटिका की भाई। तो देखिए यहां पर जो है, क्योंकि पृथ्वी इन्हीं पोल के सापेक्ष घूम रही है, ये फिक्स है भाई, ये मानकर चलिए फिक्स है। इस फिक्स पर ये धुरी है और इसके चारों तरफ पृथ्वी घूम रही है। ऐसे ये भी फिक्स है, इसके चारों तरफ पृथ्वी घूम रही है, ऐसे पृथ्वी राउंड ले रही है भाई। तो यहां पर बहुत सारे देशों के वैज्ञानिक रिसर्च करते हैं, जैसे अंतरिक्ष में रिसर्च करते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल पर भी रिसर्च करते हैं। तो हमारे देश के वैज्ञानिक भी रिसर्च करते हैं। तो बहुत सारे देशों ने यहां पर स्थायी अनुसंधान केंद्र यानी रिसर्च सेंटर्स बना रखे हैं। तो यहां पर रिसर्च सेंटर से जुड़े हुए कुछ सवाल बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। तो पहले हम इसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात नहीं कर रहे हैं भाई। देखिए, बात करते हैं हम दक्षिणी ध्रुव। तो सबसे पहला जो सवाल आता है कि दक्षिणी ध्रुव के लिए जो भारत की तरफ से पहला अभियान दल गया था उसका नेतृत्व किसने किया था। तो आप लिखेंगे दक्षिणी ध्रुव या अंटार्कटिका की तरफ जाने वाले भारत के पहले अभियान दल का नेतृत्व एस.जेड. कासिम ने किया था। किसने किया भाई? एस.जेड. कासिम, यानी सैयद जहूर कासिम पूरा नाम था। भारत के पहले अभियान दल का नेतृत्व एस.जेड. कासिम ने किया। कहां का? जो कि दक्षिण ध्रुव की तरफ गए। ठीक है भाई। दूसरा भाई, इसके बाद ये आता है, मतलब सैयद जहूर कासिम तो उसके नेतृत्व हो गए। फिर आता है कि अंटार्कटिका में भारत का रिसर्च सेंटर कौन सा, परमानेंट रिसर्च सेंटर या स्थायी अनुसंधान केंद्र। तो अंटार्कटिका में भारत का या दक्षिणी ध्रुव के पास भारत का पहला स्थायी अनुसंधान केंद्र है दक्षिण गंगोत्री। कौन सा भैया? दक्षिण गंगोत्री, जो कि अभी कार्यशील नहीं है। दक्षिण गंगोत्री, लेकिन पहला यही है। ठीक है। तो अगर पूछा जाए अभियान दल का नेतृत्व किसने किया, तो एस.जेड. कासिम ने। दक्षिणी ध्रुव की तरफ या अंटार्कटिका में भेजे जाने वाले पहले अभियान दल का नेतृत्व एस.जेड. कासिम ने। इधर पहला हमारा रिसर्च सेंटर कौन सा है? दक्षिण गंगोत्री है, स्थायी अनुसंधान केंद्र। लेकिन मैंने बताया कि ये अब कार्यशील नहीं है। दो और रिसर्च सेंटर है इधर के, एक है मैत्री और एक है भारती। तो भैया दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती किधर है? साउथ पोल की तरफ है, अंटार्कटिका की तरफ। साउथ पोल मतलब अंटार्कटिका की तरफ है। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। एस.जेड. कासिम, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, भारती, दक्षिण ध्रुव से संबंधित है। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अब आ जाते हैं उत्तरी ध्रुव की तरफ। उत्तरी ध्रुव यानी आर्कटिक की तरफ। तो आर्कटिक में भारत की तरफ से जो पहला अभियान दल गया उसके नेतृत्व किसने किया? रसिक रविंदर ने भाई। पहला सवाल बन सकता है। साथ के साथ भाई लैंग्वेज बनाकर भी नोट कर लेना। वहां पर कहें कि आर्कटिक की तरफ या उत्तरी ध्रुव पर जाने वाले भारत के पहले अभियान दल का नेतृत्व किसने किया? रसिक रविंदर ने। दक्षिण ध्रुव पर जाने वाले पहले अभियान दल का नेतृत्व किसने किया? एस.जेड. कासिम ने। ठीक है, यहां रसिक रविंदर हो गए, वहां एस.जेड. कासिम थे। दूसरा, अब यहां पर पूछ सकते हैं कि इधर भारत का स्थायी अनुसंधान केंद्र, तो उत्तरी तरफ में है हिमाद्री। उत्तरी तरफ भारत का स्थायी अनुसंधान केंद्र कौन सा है? हिमाद्री। उम्मीद है ये क्लियर आ गया होगा समझ में। ठीक है भाई। इससे अलग अब एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपको ध्यान से देखना है। देखिए, हमारे यहां पर अब जो है, जो नेशनल हाईवेज हैं, इनका एक नया नंबर सिस्टम बनाया गया है। थोड़ा सा उसके बारे में बता देते हैं हम।
नया नंबर जो सिस्टम बनाया गया है नेशनल हाईवेज का, तो उसके अनुसार भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH44। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे नंबर 44 है, जबकि पुराने नंबर के हिसाब से NH7 था, अब NH44 है नए नंबर के हिसाब से। अब ये जो NH44 नेशनल हाईवे है, ये कहाँ से कहाँ तक है? ये है श्रीनगर से कन्याकुमारी। कहाँ से कहाँ तक भाई? श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है नेशनल हाईवे नंबर 44। लेकिन ये तो आपको महत्वपूर्ण याद रखना ही रखना है। लेकिन नेशनल हाईवे नंबर जो नए सिस्टम बनाया गया है नेशनल हाईवेज का, वो सिस्टम क्या उसको समझते हैं भाई। अभी का जो नया सिस्टम बनाया गया है उसके अकॉर्डिंग अगर कोई शहर उत्तर से दक्षिण की तरफ को है, उत्तर से दक्षिण की तरफ को जो नेशनल हाईवे बनेंगे, चाहे वो छोटा बन रहा है चाहे बड़ा बन रहा है, यानी उत्तर से दक्षिण के शहरों को जोड़ने के लिए जो है नेशनल हाईवे बनाए गए हैं, उनको मिलेगा सम नंबर। इनका नंबर जो होगा सम, यानी कि इवन नंबर्स का होंगे, ये निश्चित कर दिया है। ठीक है। दूसरी बात, जो सबसे इसमें सबसे पूर्व में होगा वो 2 होगा, फिर 4 होगा, फिर 6, 8, 10। मैं ये नहीं कह रहा कि ये छोटे बड़े, मैं सिर्फ समझाने के लिए हाथ से बोल रहा हूं। 2, 4, 6, 8, 10, 12 होंगे, फिर आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, ओके। अब जो ऊपर से नीचे ऐसे उत्तर से दक्षिण, ऊपर उत्तर है नीचे दक्षिण है, उत्तर से दक्षिण की तरफ को जो चलेंगे, और इनमें जो सबसे पूर्व का होगा वो कम होगा, और जितना हम पश्चिम की तरफ को चलते जाएंगे बड़ा होगा। ठीक है। अब दूसरी बात भाई, अब अगर ऐसे पूर्व से पश्चिम की तरफ को खींचेंगे हम, तो ये विषम होंगे। ये क्या होंगे? विषम। इनको विषम नंबर दिए जाएंगे, यानी ऑड नंबर दिए जाएंगे। ऊपर की तरफ 1 होगा, फिर 3, 5, 7, 9, इसी तरह से नीचे बढ़ते चले जाएंगे। यानी कि सबसे नंबर 1 किधर होगा? जम्मू कश्मीर की तरफ होगा, और फिर जैसे जैसे हम केरला तमिलनाडु की तरफ चलेंगे तो उतना ही नंबर बढ़ता चला जाएगा। इधर हम असम और नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखेंगे तो कम होगा, जितना हम गुजरात की तरफ चलते रहेंगे तो बढ़ता चला जाएगा, सम और विषम में। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब यहां से एक बहुत अच्छा सिस्टम बन सकता है भाई नेशनल हाईवे नंबर पर। आपसे पूछा जा सकता है कि आप जो है, आप हैं नेशनल हाईवे नंबर 22 पर खड़े हुए हैं। आप नेशनल हाईवे नंबर 22 पर खड़े हैं, आपका मित्र नेशनल हाईवे नंबर 26 पर खड़ा है या 24 पर खड़ा है। ऐसा सवाल बना सकता है एग्जामिनर, बहुत अच्छा सवाल, कि आप नेशनल हाईवे नंबर 22 पर खड़े हैं, आपका मित्र नेशनल हाईवे नंबर 24 पर खड़ा है। वो है नेशनल हाईवे नंबर 24 पर, लेकिन सबसे नजदीक है, मिनिमम दूरी पर आपके साथ। तो इसका मतलब वो पूछ सकते हैं कि बताइए आपका मित्र आपसे कौन सी दिशा में खड़ा है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर या दक्षिण में। अब देखिए, अब जैसे इसमें सवाल की अगर बात करें तो नेशनल हाईवे नंबर 22 यहां पर है, क्योंकि हमने बताया सम ऐसे खींचेंगे। अब 24 जो होगा पूर्व में तो हो नहीं सकता, पश्चिम में होगा, तो यहां पर होगा। तो अब ऐसी स्थिति में आप यहां खड़े हैं तो सबसे नजदीक में यहां पर होगा, तो आपके बिल्कुल जस्ट सामने कहां पर बनेगा? वो पश्चिम में बनेगा भाई। बहुत अच्छी तरह से सवाल एग्जामिनर पूछ सकता है भाई। तो इसमें रटने वाली कोई चीज नहीं है, समझने वाली चीज है। कि मैंने फिर से बताया कि जो ऊपर से नीचे खींचे जाएंगे, यानी उत्तर से दक्षिण की तरफ को चलेंगे, वो कौन से हैं? सम है। इनमें पूर्व वाला कम नंबर पर होगा, ये हो गया 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, इस तरह चलेंगे। जैसे जैसे हम पश्चिम की तरफ को बढ़ते रहेंगे, हमारे नेशनल हाईवे का नंबर बढ़ता रहेगा। ऐसे ही फिर ऊपर जो है कम होगा, फिर जैसे जैसे हम दक्षिण की तरफ को बढ़ते रहेंगे वो बढ़ता रहेगा, दक्षिण की तरफ को बढ़ता रहेगा। और ये पूर्व से पश्चिम के शहरों को मिलाने के लिए होते हैं भाई। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। हालांकि और भी सिस्टम्स हैं, जैसे इसमें नेशनल हाईवे के बाद इनमें अगर हाईवे का कोई छोटा दूसरा रूप है, छोटा पार्ट है, उनको भी अलग सिस्टम किया गया। लेकिन मेन समझना अभी हमें अभी मिक्स के हिसाब से पढ़ा रहे हैं। ठीक है भाई, नेशनल हाईवे समझ में आ गया हो गए। थोड़ा सा और देखते हैं भाई। देखिए भाई, एक आता है भाई, आपका आता है आधारभूत उद्योग। जैसा कि हमने कहा मिक्स में बता रहे हैं हम, तो आधारभूत उद्योग क्या होते हैं इसको समझते हैं भाई। आधारभूत उद्योग, आधारभूत मतलब जो फंडामेंटल चीजें होती हैं, जो जरूरत होती है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं, कह सकते हो आप इसको। तो मेन चीज क्या है? ऐसे उद्योग जो अन्य उद्योगों के लिए अति आवश्यक है, उन्हें आधारभूत उद्योग बोलते हैं।
इकोनॉमिक्स के टर्म में आधारभूत उद्योग ऐसे उद्योग जो अन्य उद्योगों के लिए फायदेमंद है, लाभदायक हैं, उन्हें क्या कहते हैं भाई? आधारभूत उद्योग कहा जाता है। जैसे कि अगर हमें मान लिया किसी देश में, कोई देश है अपने देश में लगा रहा है कि बाइक का प्लांट लगा रहा है, तो बाइक का प्लांट लगाने के लिए उसे अन्य प्लांट लगाने पड़ेंगे, उसे स्टील और लोहा चाहिए, समझ में आ गया? उसे बिजली चाहिए, उसे सीमेंट चाहिए। ये जब चीजें, बिजली, पानी, लोहा, सीमेंट, ये सब क्या होते हैं? ये उद्योग आधारभूत जरूरतें होती हैं। तो ऐसी आधारभूत जरूरतों को पूरा करने वाले उद्योग क्या कहलाते हैं? आधारभूत उद्योग कहलाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। इसके बाद चलते हैं हम भाई, एक और देखिए, हमारे यहां पर अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो वो है प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पैसिफिक ओशियन। प्रशांत महासागर है, पैसिफिक ओशियन कहते हैं भाई। ये जो प्रशांत महासागर है, ये त्रिभुज के आकार का है। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर त्रिभुज के आकार का है, सबसे गहरा भी है। ये बड़ा भी है और ये सबसे गहरा भी है। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। सबसे बड़ा महासागर है, सबसे गहरा महासागर है, त्रिभुज के आकार का है। दूसरा भाई, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो एंडीज है। शब्दों पर ध्यान देना भाई, एंडीज सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज। अगर पूछा जाए सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो हिमालय। सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज, सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय। सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट एवरेस्ट। सबसे ऊंची, याद रखना, वो पर्वत श्रृंखला है, ये चोटी है। ठीक है, और सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है अरावली। अरावली सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला विश्व में पूरा कहते हैं। तो ये कंफ्यूज कर देते हैं कई बार। तो अगर जिस हिसाब से सवाल पूछा जा रहा है उसी हिसाब से आप बताकर चलेंगे भाई। अब जो एंडीज है ये कहां पर है? ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है, साउथ अमेरिका महाद्वीप में। ठीक है, इनको तो सभी जानते हैं। ये भैया भारत में भी है, नेपाल में भी है, चाइना में भी है। एवरेस्ट नेपाल में हो गया, अरावली कहां पर हो गया? अरावली भारत में ही हो गया, दिल्ली से राजस्थान के बीच में। सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं भाई। देखिए भाई, लिखिए अब ट्रांसफार्मर। मैं अलग अलग जगह से उठा रहा हूं भाई सवालों को, छोटे छोटे टॉपिक में। ट्रांसफार्मर के बारे में अगर सवाल बनता है तो पहली चीज, ट्रांसफार्मर का काम क्या है? ट्रांसफार्मर एसी जो होती है, अल्टरनेट करंट बोलते हैं जिसे हिंदी में, इंग्लिश में अल्टरनेट करंट या प्रत्यावर्ती धारा। अब बहुत सारे भाई सोचते हैं कि एसी को डीसी में बदलता, ट्रांसफार्मर एसी को डीसी में नहीं बदलता, एसी को डीसी में बदलता रेक्टिफायर। हम बात कर रहे हैं ट्रांसफार्मर की। एसी या प्रत्यावर्ती धारा को घटाने और बढ़ाने का काम करता है। एसी या प्रत्यावर्ती धारा को या तो ये घटाता है या बढ़ाता है। बढ़ाना और घटाना इसका काम होता है, कम या ज्यादा करना। एसी को टीसी में नहीं बदलता ट्रांसफार्मर। पहली चीज ये ध्यान रखना। दो तरह का होता है, एक स्टेप अप होता है, एक स्टेप डाउन होता है। स्टेप अप बढ़ाएगा और स्टेप डाउन घटाएगा भाई। ठीक है। दूसरा भाई, ट्रांसफार्मर के बारे में एक सवाल और बनता है कि ट्रांसफार्मर जो होता है, इसका जो क्रोड होता है वो नरम लोहे का बना होता है, नरम लोहा का बना होता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर का क्रोड नरम लोहे का बना होता है, एसी को कम या ज्यादा करने का काम करता है। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद देखते हैं भाई, इसके बाद हम बात करते हैं, ये भी हमने फिजिक्स से उठाया और अपनी की ज्योग्राफी से कई सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं, मतलब कई सारी छोटी छोटी चीज़ें बता दी हैं, तो किसी और पर ले लेते हैं। एक इकोनॉमिक्स से बताया हमने। एक देखिए भाई, हम बात करते हैं, हमारी होती है तुष्टिगुण। थोड़ा छोटा है इसके बारे में, हालांकि बहुत बड़ा टॉपिक है तुष्टिगुण, और मुझे लग रहा है कि शायद मैंने किसी वीडियो में इसके बारे में डिटेल में बताया होगा, लेकिन मिक्स में बता रहे हैं। तुष्टिगुण, तुष्टिगुण यानी कि उपयोगिता। इकोनॉमिक्स का टर्म है भाई ये, उपयोगिता, यानी इंग्लिश में बोलते हैं तो यूटिलिटी। तुष्टिगुण, उपयोगिता या यूटिलिटी क्या होता है? देखिए, हम किसी वस्तु का जब उपयोग करते हैं तो उसके उपयोग करने से हमें संतुष्टि मिलती है, चाहे वो शारीरिक, चाहे मानसिक, चाहे आत्मिक, कोई भी संतुष्टि जो मिलती है, उसी गुण को उसका तुष्टिगुण कहा जाता है। ठीक है भाई, अभी हमें भूख लगी है तो हम रोटी खाएंगे तो हमें तुष्टिगुण मिल रहा है, इसीलिए तो रोटी खा रहे हैं हम। हमारा मन है मनोरंजन करने का तो हम चलो चलो टीवी देख रहे हैं, तो उससे भी हमें एक संतुष्टि मिल रही है, वो भी उसका तुष्टिगुण है। कोई भी व्यक्ति किसी चीज को खरीदने के लिए क्यों पैसे खर्च करता है? क्योंकि उसको वस्तु से उसे कुछ ना कुछ तुष्टिगुण प्राप्त हो रहा है, इसीलिए वो पैसे खर्च करता है। तो किसी वस्तु के उपयोग से प्राप्त होने वाली संतुष्टि उसका तुष्टिगुण कहलाता है। ठीक है, अब तुष्टिगुण की बात करें तो तुष्टिगुण क्या होता है? कई प्रकार का होता है। एक होता है सीमांत तुष्टिगुण, यानी मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत तुष्टिगुण। एक होता है औसत तुष्टिगुण, एक होता है कुल तुष्टिगुण। अब देखिए, तुष्टिगुण से समझ में आ गया, एक वस्तु जब हम प्रयोग कर रहे हैं तो उसके उपयोग से प्राप्त होने वाला तुष्टिगुण हमें, जो मतलब संतुष्टि जो होती है, वो तुष्टिगुण होता है। अब तुष्टिगुण में सीमांत हो गया, औसत हो गया, कुल हो गया, मार्जिनल यूटिलिटी, एवरेज और टोटल यूटिलिटी। अब ये कैसे हैं, इनको समझने के लिए थोड़ा सा एक हम मैप बना लेते हैं। ठीक है, देखिए, पहली बात तो भाई, जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इनकी जो इकाई होती है वो काल्पनिक होती है। थोड़ा सा बस आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। सपोज कीजिए कि किसी व्यक्ति को भूख लगी हुई है, किसी व्यक्ति को अगर भूख लगी है और वो मान लिया केला खा रहा है, तो केले की संख्या जो वो खा रहा है यहां पर ले लेते हैं, और जो अंतिम केला खाया उससे मिलने वाला तुष्टिगुण, सीमांत तुष्टिगुण। सीमांत तुष्टिगुण कौन सा होता है? जो अंतिम यूज किया उससे मिलने वाला तुष्टिगुण। और कुल तुष्टिगुण, जितने भी टोटल करें उनसे मिलने वाला कुल तुष्टिगुण यहां पर लिख लेते हैं हम। मान लिया उसने पहला केला खाया, अब उसे क्योंकि भूख ज्यादा लगी हुई है, इसको थोड़ा सा समझ लेना भाई, बहुत अच्छी चीज है। अभी औसत तुष्टिगुण भी वो बड़े आराम से समझ में आ जाएगा, इसलिए मैंने उसका अलग से लिखा नहीं है। ठीक है, मान लिया एक केला खाया, भूख बहुत ज्यादा लगी हुई है, तो बहुत ज्यादा संतुष्टि मिलेगी उसे। तो मान लिया उसको जो सीमांत तुष्टिगुण मिला वो 10 इकाई के बराबर मिला। ठीक है, अब इकाई इसका यूनिट नहीं होता, आपके ये उसे स्वाद आ गया, बहुत ज्यादा टेस्टी लगा, 10 किलोग्राम टेस्टी लगा, 10 किलोमीटर टेस्टी लगा। ठीक है, कुछ भी मान लीजिए, वैसे 10 इकाई बोला जाता है, क्योंकि इसकी मैं बोल रहा हूं कि भैया जी इसकी इकाई नहीं होती, यूनिट नहीं होता कोई। ओके, तो मान लिया एक केला खाया, उसे 10 इकाई के बराबर संतुष्टि मिली, क्योंकि भूख ज्यादा लगी हुई थी। तो एक के यूज से कितना हुआ? कुल 10 का प्राप्ति हुई उसे, कुल तुष्टिगुण भी 10 हुआ। अगली बार एक और केला खाया, जब उसने दूसरा केला खाया तो उसे, क्योंकि पहले से जितनी संतुष्टि मिली है वो इतनी नहीं मिलेगी, तो उसे 8 के बराबर मिली, तो टोटल कितनी होगी? 18। ठीक है, अब तीसरी चीज, जब उसे और ज्यादा तीसरा लिया तो उसे और कम संतुष्टि मिली, 5 मिली, तो कितने होगी? 23। अब 3 केले खाने के बाद आदमी लगभग पूरा तरह से भूख समाप्त हो चुकी है उसकी। चलिए, उसने एक केला और खा लिया और उसे जो है 1 या 2 के बराबर संतुष्टि मिली, तो 25 हो गया। अब वो पूरी तरह से संतुष्ट हो चुका है और उसकी खाने की इच्छा नहीं है। अगर उसको एक केला और खिला दिया जाए, 5वां, तो उसे कुछ भी स्वाद नहीं आएगा, कुछ संतुष्टि नहीं मिलेगी, ना तो उसकी भूख शांत हो रही होगी क्योंकि पहले ही शांत हो चुकी है, ना ही उसे खाने में टेस्टी लगेगा, तो इसलिए उसे 0 तुष्टिगुण मिलेगा। तो यहां हो गया 25। उम्मीद है यहां तक समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर कितने सारे नियम बनते हैं। पहली चीज, यदि एक वस्तु की अनेक इकाइयों का प्रयोग करें,
जब हम एक वस्तु की बहुत सारी इकाइयों का प्रयोग करते हैं तो प्रत्येक इकाई के साथ प्राप्त होने वाला सीमांत तुष्टिगुण क्रम से घटता जाता है। सीमांत तुष्टिगुण क्या होता जा रहा है? घटता जा रहा है। जैसे जैसे हम ज्यादा इकाइयों का प्रयोग करेंगे, चाहे किसी भी वस्तु की बात करते हैं हम, जैसे जैसे हम ज्यादा इकाइयों का प्रयोग करेंगे तो ऐसी स्थिति में उससे प्राप्त होने वाला सीमांत तुष्टिगुण क्रम से घटता चला जाएगा। इसे बोलते हैं सीमांत तुष्टिगुण ह्रास नियम। डिप्रिसिएट हो रहा है भाई, मार्जिनल यूटिलिटी जो वो घटती जा रही है, सीमांत तुष्टिगुण ह्रास नियम हो गया। पहली चीज तो ये समझ में आ गया। सीमांत तुष्टिगुण कौन सा होता है? जो अंतिम वस्तु के प्रयोग से प्राप्त होने वाला तुष्टिगुण सीमांत तुष्टिगुण होता है। ये भी क्लियर हो गया। कुल तुष्टिगुण सभी का टोटल होता है। कुल तुष्टिगुण बढ़ता जाएगा लेकिन घटती हुई दर से बढ़ रहा है। घटती हुई दर से क्यों बढ़ रहा है? पहले 10 था, फिर 8 बढ़ा, फिर 5 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, फिर 0 बढ़ा। बढ़ तो रहा है लेकिन घटती हुई दर से बढ़ता है। तो अब लैंग्वेज घुमा देती है बच्चों को भाई। पहला सवाल आता है किस तरह से, यदि हम किसी वस्तु की एक से अधिक इकाइयों का उपयोग करते हैं तो सीमांत तुष्टिगुण क्रम से घटता जाता है। पहली चीज पक्का हो गया भाई। कुल तुष्टिगुण घटती हुई दर से बढ़ता है, याद रखना, बढ़ता तो है लेकिन घटती हुई दर से बढ़ रहा है। वो घटती हुई दर क्या है? सीमांत तुष्टिगुण है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ओके भाई, यहां तक भी ठीक हो गया। अब आ जाते हैं औसत। औसत क्या है? 1 से 10 मिला टोटल तो औसत 10 का आएगा। 2 से 18 मिला तो 9, 3 से 21 मिला तो 7 से ही 2/3, 4 से 25 मिला तो 6 से ही 1/4 और 5 से 25 मिला तो 5। समझ में आया? औसत भी घटता है, सीमांत तुष्टिगुण भी घटता है, कुल तुष्टिगुण बढ़ता है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब जब हम बात करते हैं एक वस्तु की एक से अधिक इकाइयों का उपयोग करने की तो सीमांत तुष्टिगुण घटता है, औसत तुष्टिगुण घटता है, लेकिन सीमांत तुष्टिगुण ज्यादा तेजी से घटता है, औसत तुष्टिगुण धीरे धीरे घटता है। पक्का हो गया। और कुल तुष्टिगुण बढ़ता है लेकिन घटती हुई दर से बढ़ता है। देखिए इतनी सारी लैंग्वेज बन सकती है। अगर आपने इस मैप को समझ लिया तो कुछ भी पूछेगा आप आराम से बता सकते हैं। ये कौन सा भैया? औसत तुष्टिगुण यानी एवरेज यूटिलिटी। ठीक है, अच्छा जी, यहां तक भी क्लियर है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार पूछा है एसएससी ने भी कि जब सीमांत तुष्टिगुण 0 होता तो कुल तुष्टिगुण अधिकतम होता है। नोट कर लेना भाई इस लाइन को। जब सीमांत तुष्टिगुण 0 तो कुल तुष्टिगुण मैक्सिमम होता है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा भाई समझने के लिए, आगे के लिए। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। हालांकि तुष्टिगुण के नियम भी हैं, अगर किस इकोनॉमिक्स की क्लास लेंगे तो उसमें फिर पूरा तुष्टिगुण डिटेल में समझा देंगे, मैप में भी समझाएंगे, ग्राफ पर भी समझाएंगे, कहाँ पर लगता है कहाँ पर नहीं लगता ये सब भी बता देंगे। अभी हम मिक्स के हिसाब से ले रहे हैं तो हमने इकोनॉमिक्स भी ले ली भाई। अब दूसरा टॉपिक ले लेते हैं भाई। जैसा कि मैंने कहा कि मिक्स है तो मैंने ज्योग्राफी ले लिया, इकोनॉमिक्स ले लिया, थोड़ा सा फिजिक्स के बारे में भी, ट्रांसफार्मर के बारे में बताया। तो अब हिस्ट्री बनता है भाई। हिस्ट्री में बात करते हैं भाई। हिस्ट्री का छोटा सा एक टॉपिक ले लेते हैं, कोई भी कहीं से भी जहाँ से आप चाहें। वैसे तो आप खैर लाइव होते तो आपसे पूछ लेता क्या बताएं। चलिए भाई आ जाते हैं, हिस्ट्री की बात करते हैं तो हम, हाँ जी, बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य की। थोड़ा सा बस विजयनगर साम्राज्य, अगर विजयनगर साम्राज्य की बात करें तो विजयनगर साम्राज्य में कौन कौन से वंश हुए? तो विजयनगर साम्राज्य में पहला वंश हुआ संगम वंश, दूसरा वंश हुआ सालू वंश, तीसरा वंश तुलु वंश और चौथा वंश हुआ अराविडु वंश। तो भैया विजयनगर साम्राज्य के वंश है, सीरीज में याद रखने चाहिए कि संगम, सालू, तुलु और अराविडु। हरिहर और बुक्का ने इसकी स्थापना की थी। संगम वंश के थे, तुलु वंश के राजा कृष्णदेव राय हुए। राजा कृष्णदेव राय तुलु वंश के थे, संगम वंश के हरिहर और बुक्का थे भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसा ही एक और जगह से उठा लेते हैं, हम बात करते हैं दिल्ली सल्तनत की। तो दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से वंश हुए उनको भी देख लेते हैं भाई। दिल्ली सल्तनत की बात करें तो भैया जी पहला वंश था गुलाम वंश, जिसे दास वंश भी कहा गया।
और इसे मामलूक वंश भी कहा गया। गुलाम वंश, दास वंश या मामलूक वंश भी कहा गया। गुलाम के बाद खिलजी वंश, खिलजी के बाद तुगलक वंश, इसके बाद सैयद वंश और सबसे लास्ट में लोदी वंश। इनमें इसके लोदी वंश के बाद तो फिर मुगल वंश आ ही गया था। ठीक है, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। ठीक है, एक बात और याद रखना, इसमें जो खिलजी वंश था इसका राज्यकाल सबसे छोटा था, सबसे कम समय था इसका, सबसे कम समय का राज्यकाल पूछा जाता है तो खिलजी वंश का था। दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय के लिए शासन करने वाला राजवंश था खिलजी वंश। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक है, जब हम इतिहास की बात करते हैं तो इतिहास में अभी देखिए, एक है अष्टप्रधान, एक है अष्टदिग्गज और एक है अष्टछाप। देखिए मैं ऐसी जगह उठा रहा हूं जहां से आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो अष्टप्रधान शिवाजी, शिवाजी के मंत्रियों का समूह था अष्टप्रधान, शिवाजी के मंत्री। अष्टदिग्गज राजा कृष्णदेव राय, राजा कृष्णदेव राय की बात करते हैं तो उनके जो थे, राजा कृष्णदेव राय के दरबार के 8 विद्वान थे। ये विद्वान थे, ये मंत्री थे। ठीक है, राजा कृष्णदेव राय के दरबार के 8 विद्वानों को अष्टदिग्गज कहा गया। अष्टप्रधान शिवाजी के 8 मंत्रियों को कहा गया। और अष्टछाप कृष्ण भक्त कवि थे, कृष्ण भक्त कवि थे जिन्हें अष्टछाप कहा गया। ठीक है, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक है, मतलब मैं ऐसी जगह से उठा रहा हूँ जहाँ पर लगता है मुझे कि भाई यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। तो वो मिक्स का मतलब यही होता है कि हम अलग अलग टॉपिक से अलग अलग चीज़ों को उठाएं भाई। ठीक है, ओके भाई। एक और ले लेते हैं जो ऐसा ही कंफ्यूजन वाला है। देखिए भाई, एक होता है जब हम बात करते हैं CO2, CO और CFC की, ये कंफ्यूज कर देते हैं छात्रों को कई जगह पर। देखिए, अगर आपसे वो कह रहा है कि जो ऑटोमोबाइल्स हैं, ऑटोमोबाइल्स में या कार वगैरह के धुएं से जो गैस निकलती है वो होती है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। याद रखना, कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑटोमोबाइल्स के धुएं से निकलने वाली गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि हमारे, अगर हम इसको अंदर ले जाएं शरीर में तो ये हमारी हीमोग्लोबिन में मिल जाती है और हीमोग्लोबिन में मिलने के कारण ऑक्सीजन वहन क्षमता को समाप्त कर देती है, जिसे दम घोटू गैस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? दम घोटू गैस। लेकिन अभी हमारा मेन टॉपिक ये नहीं है। ठीक है, तो ऑटोमोबाइल्स या कार से निकलते हैं CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसे दम घोटू गैस भी कहते हैं। ज़्यादा जाए तो इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। यहाँ तक ठीक है। अगर ऑटोमोबाइल से पूछे तो, अगर पूछ रहा है कि AC में, AC से या फ्रिज में कौन सी गैस प्रयोग होती है तो CFC। CFC का जो प्रसिद्ध नाम है वो है फ्रियॉन। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है। ये AC और फ्रिज में गैस होती है CFC या क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, जिसे, जो इसका प्रसिद्ध व्यावसायिक नाम है फ्रियॉन। और ये जो होती है ये ओजोन को नुकसान पहुंचाती है। ओजोन को नुकसान पहुंचाने वाली गैस है CFC। ठीक है, यहां तक क्लियर है। ये अलग चीज है, ये अलग है CO2, CO जो है। अब एक और आ जाती है ग्रीन हाउस, ग्रीन हाउस गैस में। हालांकि ग्रीन हाउस को का में तो बहुत सारी चीजें, लेकिन हमें अभी इसका अंतर करना। तो ग्रीन हाउस में CO2 है, जल वाष्प है, बादल है, वो सब चीज अलग है, लेकिन हम इन तीन में अंतर करना चाह रहे हैं। तो अगर ऑटोमोबाइल्स या कार की बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड चुनेंगे आप। AC फ्रिज की बात करें CFC चुनेंगे आप। और अगर वो कहे कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस है तो CO2 चुनेंगे आप, जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होती है भाई। ठीक है, उम्मीद है ये समझ में आ गया। और याद रखना भाई, CO2 जो होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, ये प्रदूषक गैस नहीं होती, ये ध्यान रखना है।
कई बार सवाल पूछा है एग्जामिनर ने कि इनमें से कौन सी गैस प्रदूषक नहीं है, तो CO2 गैस प्रदूषक गैस नहीं होती है भाई। उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा। चलिए जी एक और ले लेते हैं। अभी हमने थोड़ा सा एनवायरनमेंट से लिया है, तो अभी एक और सब्जेक्ट ले लेते हैं जिसमें से थोड़ा सा ऐसा ही कोई टॉपिक ले लेते हैं छोटा सा। देखिए भाई आ जाइए। हाँ जी देखिए, हमारे जो हाथ और पैर की बात करें, अगर मनुष्य के हाथ और पैर की बात करें तो इनका जो कंकाल है वो बिल्कुल सेम है। ध्यान से सुनना भाई, हाथ और पैर की बात करें तो कंकाल सेम है। हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी पैर में मिलती है जिसे बोलते हैं फीमर। ठीक है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है पैर की हड्डी, जांघ की हड्डी बोलते हैं जिसे फीमर। अब जैसे हमारे यहाँ पर जो है हमारा पैर जुड़ा हुआ है, ऐसे ही हमारी बॉडी से यहाँ से हाथ जुड़ा हुआ है। तो जहाँ पर पैर जुड़ता है हमारी बॉडी से वहाँ पर फीमर है। ऐसे ही जहाँ पर हमारा हाथ जुड़ता है ये भी काफ़ी बड़ी हड्डी है, ये वाली जो है। ठीक है, ये आप हाथ की इस हड्डी की तुलना और पैर की फीमर की तुलना एक साथ कर सकते हैं। तो इस वाली हड्डी का नाम है ह्यूमरस। ठीक है, फीमर है पैर में, जांघ की हड्डी, ह्यूमरस है यहां पर हाथ में। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अभी हम हाथ की ही बात करते हैं, तो जब यहां पर आते हैं कोहनी पर, तो कोहनी से नीचे दो हड्डियां, कोहनी से नीचे दो हड्डियां जिनका नाम है रेडियस और अल्ना। रेडियस और अल्ना। ठीक है, ऐसे ही घुटने में, घुटने से नीचे की बात देखिए, यहां कोहनी या पैर में घुटना, यहां पर ये जोड़ है, वहां पर भी पैरों में जोड़ है। ठीक है, तो पैर में जब हम फीमर की बात करते हैं तो हाथ में ह्यूमरस की बात करते हैं, पैर में हाथ में कोहनी की बात करते हैं तो पैर में घुटने की बात करते हैं, फिर घुटने से नीचे कोहनी से नीचे। तो जहां पर कोहनी से नीचे रेडियस और अल्ना है, ऐसी घुटने से नीचे कौन सी है? हाँ जी, टीबिया और फिबुला। फिबुला और टीबिया, ये घुटने से नीचे की हड्डी है, ये कोहनी से नीचे की हड्डी है। भाई समझ में आ गए? बिल्कुल सेम चल रहा भाई, ह्यूमरस, फीमर, रेडियस अल्ना, टीबिया, फिबुला, यहां तक क्लियर है। लेकिन पैर में एक अलग होता है, जो घुटने की हड्डी होती है, जो घुटना होता है उसे बोलते हैं पटेला। घुटने की हड्डी को बोलते हैं पटेला। हाथ और पैर की हड्डियां क्लियर हो गई। ठीक है, ये घुटने की हड्डी है, घुटने से नीचे की हड्डी है। अब इसके बाद आ जाए अंगुली की हड्डियां। हमारी जो अंगुली की हड्डियां होती है, चाहे हाथ की अंगुली है या पैर की अंगुली है, तो इनको क्या बोलते हैं? फैलेंजेस। क्या बोलते हैं भैया? फैलेंजेस। ठीक है, ओके भाई। इसके बाद आ जाता है भाई हमारी हड्डियां में सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स होती है, कान की हड्डी। सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेप्स या स्टेपुला बोलते हैं, जिसे स्टेप्स या स्टेपीज भी बोल देते हैं। कान की हड्डी होती है, याद रखना, एक कान में 3 हड्डियां, दूसरे कान में 3 हड्डियां, बीच वाली हड्डी स्टेप्स होती है जो सबसे छोटी हड्डी होती है। एक हड्डी के बारे में और पूछा जाता है, वो कौन सी होती है? हमारे यहाँ पर अगर बात करें गर्दन पर, ये हमारा कशेरुक है, नीचे जो रीढ़ बोलते हैं जिसको हम कशेरुक होता है। तो जहाँ पर हमारा धड़ और हमारा सर मिलता है, तो हमारा सर ऐसे घूम रहा है, हमारी गर्दन घूम रही है। यहाँ पर एक हड्डी होती है जो हमारे इन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी बना रही है, उसका नाम है एटलस। हड्डी का नाम है एटलस। ठीक है, उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। अब दूसरी बात भाई, जब हम बात करते ऑर्थो, ऑर्थो शब्द जहां भी आ जाए तो समझ जाइए हड्डियों से संबंधित है। ऑर्थो शब्द जहां भी आ जाए, हड्डी यानी अस्थि या बोन, एक ही बात है ना, इनसे संबंधित है ऑर्थो। चाहे वो ऑर्थोपेडिक हो, ठीक है, चाहे ऑर्थराइटिस हो, बहुत सारे जो है ऑर्थो जहां भी आ जाएगा ऑर्थ या आर्थो, तो समझ जाइए वो कहीं ना कहीं हड्डी से जुड़ा हुआ चीज है भाई। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। ओके भाई, अभी जैसे हमने बताया कि अगर ऑर्थो आ जाए तो हड्डी से जुड़ा हुआ है। अगर कहीं पर भी पीडिया शब्द आ जाए, जैसे पीडियाट्रिक
या पीडिया शब्द आ जाए तो समझ जाइए बच्चों से संबंधित है। चिल्ड्रंस के जो दवाइयाँ होती हैं या ऐसा कुछ भी है, चिल्ड्रंस का डील करने वाला जो डॉक्टर होते हैं, ऐसे जो बच्चों से संबंधित होता है वो पीडिया शब्द जहाँ भी आ जाए। उम्मीद है समझ में आ गया। पीडिया से शुरू होने वाले जो शब्द होते हैं, ओके। जहाँ भी गायने शब्द आ जाए, गायनो या गायने या गायनो शब्द आ जाए तो समझ जाइए वो स्त्रियों से संबंधित। जैसे गायनेकोलॉजिस्ट, स्त्री रोग विशेषज्ञ को गायनेकोलॉजिस्ट बोलते हैं, ओके। समझ में आ गया भाई। एक और देखिए, जहां भी कार्डियो शब्द आ जाए, कार्डियो, समझ में, कार्डियो, कार्डियक, जहां भी समझ में आ जाए तो समझ जाइए वो हृदय से संबंधित है। जैसे कार्डियोलॉजिस्ट हृदय रोग विशेषज्ञ हो गया, कार्डियक अटैक, इस तरह का जो भी रहता है तो समझ जाइए कार्डियो शब्द जहां भी आ जाए तो हृदय यानी हार्ट से संबंधित है भाई, ठीक है। जेरेंटोलॉजी बहुत बार पूछा जाता है, जेरेंटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? वृद्ध अवस्था का अध्ययन होता है। जेरेंटोलॉजी में किसका भैया? वृद्ध अवस्था का अध्ययन होता है। तो ये मैंने बायोलॉजी से संबंधित कुछ चीजें बताई जो अलग अलग है, जैसे जो मतलब आप पहचान कर सकते हैं ये किससे जुड़ा हुआ सवाल हो सकता है भाई, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं भाई। हाँ जी, देखिए एक दो हम एब्रिविएशन ले लेते हैं जो कई बार देखिए आजकल आप समझते हैं कि एब्रिविएशन कहीं से भी उठाकर पूछ ली जाती हैं, तो एक दो एब्रिविएशन और ले लेते हैं हम। जैसे कि हम बात करते हैं, आजकल एक बहुत प्रसिद्ध एब्रिविएशन होती है COD। जब हम ऑनलाइन पेमेंट शॉपिंग करते हैं तो COD आता है, तो कैश ऑन डिलीवरी। ठीक है, COD यानी कैश ऑन डिलीवरी। उम्मीद है समझ में आ गया। ये तो आसान सी ही है। एक होता है, ये भी बहुत प्रसिद्ध टर्म है, KYC, नो योर कस्टमर। KYC मतलब है नो योर कस्टमर। आजकल हम जब मोबाइल यूज करते हैं तो SI सिम की बात करते हैं, तो सिम की फुल फॉर्म है सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल सिम हो गया भाई, ठीक है। थोड़ा और देख लेते हैं, एक दो ऐसे ही एब्रिविएशन और देख लेते हैं हम। इसके बाद आ जाते हैं हम एक होता है EEG, एक होता है ECG। अब ये जो ECG होता है ये हृदय से संबंधित होता है, अभी जो हमने बताया, और ये होता है मस्तिष्क से संबंधित, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इंग्लिश में लिख देता हूं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ECG यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। डबल EG की बात करते, इलेक्ट्रोकार्डियो समझ में आ गया, हृदय समझ में आ गया भाई, ठीक है। और डबल EG की बात करते हैं तो इलेक्ट्रो एंसेफेलोग्राफ, ग्राफ नीचे लिख देता हूं मैं, इलेक्ट्रो एंसेफेलोग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ECG और EEG, ठीक है भाई। ओके भाई, ठीक है भाई। देखिए जब हम मिक्स की बात करते तो मिक्स में तो कितना भी लंबा उठाते रहिए, कितना भी छोटा कर दीजिए, मेन बात होती है टॉपिक। जब हम मिक्स ही ले रहे हैं तो कोई टॉपिक तो है ही नहीं, कितना भी बताते रहिए भाई। तो मिक्स वीडियो आज हमने काफ़ी दिन बाद ली है। अभी हम जैसे कोशिश कर रहे हैं अपनी रेगुलरिटी बनाने की, बीच बीच में कोशिश करते हैं कि सप्ते में 2 या 3 वीडियो तो कम से कम लाएं हम। आगे कोशिश रहेगी कि सप्ते में 4-5 लाएं, फिर कोशिश रहेगी हमारी आगे कि हम डेली एक वीडियो लाने की कोशिश भी करेंगे। अभी रेगुलरिटी बन जाएगी ऊपर वाले ने चाहा तो सब कुछ ठीक रहेगा, तो ज़्यादा जल्दी वीडियो आने की शुरुआत हो जाएगी आपके लिए भाई। लेकिन अब ये वीडियो कैसी लगी आपको
इसके बारे में अगर आप कमेंट करेंगे, आप ये बताएंगे कि भाई आपको और मिक्स वीडियो चाहिए, तो हम बीच बीच में मिक्स वीडियो भी लाते रहेंगे। क्योंकि देखिए टॉपिक वाली वीडियो हम पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, टॉपिक लेकर चलेंगे ही चलेंगे, लेकिन मिक्स वीडियो अगर आपकी डिमांड आएगी तो ही हम मिक्स वीडियो लाएंगे, वरना तो फिर हम टॉपिक वाइज ही पढ़ाएंगे भाई। तो भैया आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद भाइयों।